हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आज हम बात करते हैं एस्टेरी 8 चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 भूमि मुद्दा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। उसमें हम बात करेंगे जल उपलब्धता की समस्या, जल संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले देखते हैं मित्रों, जल। पृथ्वी पर जल एक प्राकृतिक संसाधन है। जल कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी पर जल एक प्राकृतिक संसाधन है जो 3/4 भाग पर पृथ्वी पर हमको मिलता है। कितनी चौथाई? 3/4। तीन चौथाई भाग में हमें पृथ्वी पर मिलता है और इसके वजह से जल 3/4 भाग पृथ्वी में, इसकी वजह से पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। कैसा ग्रह कहा जाता है? जल ग्रह। पृथ्वी को जल की वजह से जल ग्रह कहा जाता है। मित्रों, हम सब देखते हैं कि पृथ्वी पर जल तो है, वो सब महासागरों, बर्फीले प्रदेशों में, पर्वतीय प्रदेशों में, झीलों में, नदियों में, ऐसे अलग अलग प्रकारों में जल हमें विभाजित दिखाई पड़ता है। लेकिन 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन की शुरुआत हुई थी, जैसे आदि महासागरों एवं से प्रारंभ हुआ था। 3.5 अरब वर्ष, 3.5 अरब वर्ष पहले जब मानव जीवन की शुरुआत हुई थी, तो पहले आदि महासागरों जल के द्वारा ही हुई थी। जब पहले आदि महासागर होते हैं, वो जैसे कि जब महासागरों के विभाजन से पृथ्वी का और निर्माण हुआ, पहले ये जल में विभाजित, पहले भी जल में थे। लेकिन जल में से हम बात करें तो ये सब जल हमें मानव के लिए उपयोगिता वाला जल नहीं है। जो 3/4 भाग का जल हमें पृथ्वी पर पाया जाता है, वो सब मानव के लिए उपयोगिता के शामिल में किए जाने वाला में से नहीं है। ये महासागरीय जल लवणता वाला जल होता है। महासागरीय जल कैसा होता है? लवणता वाला। महासागरीय जल लवणता वाला होता है। कैसा होता है? लवणता वाला। महासागरों का जल लवणीय है और मानव के उपयोग में नहीं है। महासागर का जल लवणीय है और मानव के उपयोग में नहीं है। लेकिन जो जल अल्वण है, जो मानव के लिए उपयोग में है, अल्वण, जो मानव के लिए उपयोग में है, वो 1% ही है। कितने प्रतिशत है पृथ्वी पर? 1% है। जो मानव के लिए अल्वण जल है, जो मानव इसका उपयोग कर सकते हैं, वो 1% ही जल है जिसका मानव उपयोग कर सकते हैं। हाँ, 2.7% जल है वो मीठे पानी का, मतलब अल्वण जल है। लेकिन उसमें भी 1% जल है जिसका उपयोग मानव सीधे से उपयोग कर सके। जैसे एक प्रकार में क्या आता है, जैसे कि झीलें, नदियां एवं जो वर्षण के द्वारा जल प्राप्त होता है, उसका समावेश इसमें किया जाता है। तो जो 3.5 अरब, 3.5 जो हमें 3/4 जो हमें जल प्राप्त होते हैं, वो जल में महासागरों की और बर्फीली पहाड़ियों की भी गणना हो जाती है और झीलों, नदियां, इन सब की भी गणना हो जाती है। लेकिन 2.7% जो हमें जल अल्वण जल पाए जाते हैं, उसमें बर्फीले प्रदेश, बड़ी बड़ी झीलें, नदियां और वर्षण द्वारा जो हमें तालाबों में पानी मिल जाता है, वो जल इस 2.7 में उसकी गिनती हो जाती है। और हम बात करें तो सीधे
70% भाग में जो जल बर्फ की चादर ढके हुए, जो 2.7 जल है उसमें भी 70% बर्फ की चादर है। बर्फ की चादर 70% जल भी बर्फ की चादरों से ढका हुआ है। और ये वहां पर है जहां पर आर्कटिका महाद्वीप है एवं ग्रीनलैंड और पर्वत की चोटियां पर पाए जाते हैं। जो बर्फ होते हैं वो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। जल हमारे लिए मूल्यवान पदार्थ है मित्रों। जल पृथ्वी पर मूल्यवान पदार्थ है जो इसकी बढ़ाना भी हम नहीं चाह सकते, उसको बढ़ाया भी नहीं जा सकता और उसको घटाया भी नहीं जा सकता। जल ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी पर मूल्यवान है क्योंकि उसको बढ़ाया भी नहीं जा सकता और उसको घटाया भी नहीं जा सकता। और ये जल चक्र से उसे हमें प्राप्त होता है। जैसे कि जल चक्र, जल को हम जल चक्र से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जल चक्र में क्या होता है, पहले समुद्र का तल होता है। समुद्र के तल से जो जल वाष्प होकर ऊपर उठता है, वाष्प होकर ऊपर उठता है, वो जो पवन की लहरें आती है उससे वो वहां पर वाष्प होने से ले जाती है। और जहां पर पर्वत, ऐसे पर्वत होते हैं और वहां पर से वो ये टकराती है और वहां पर ऊपर जाके वो बादल का निर्माण धारण करता है। जो बादल घनत्व के कारण जो ये वर्षण के रूप में बादल बरस जाते हैं, बादल वर्षण के रूप में बरस जाते हैं और वहां पर फिर से समुद्र में जल पड़ता है, वहां से ये जल चक्र का निर्माण होता है। इस वजह से जल चक्र में हमें जल की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों अब हम बात करते हैं जल की उपयोगिता की समस्या। जल की उपयोगिता की समस्या, मित्रों जल उपलब्धता की समस्या क्यों है? क्योंकि जल की कमी कभी भी हो सकती है। हम सब जानते हैं कि जो प्रदूषित जल हो रहा है उसकी वजह से जल की कमी भी हमें महसूस होती है और होने की वजह है। जैसे कि हम बात करें विश्व में कई ऐसे देश हैं जैसे कि अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे देशों में तो जल की काफी खपत हो रही है और उसको जल का काफी सामना कर रहा है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, अफ्रीका, ऐसे कई बड़े बड़े महाद्वीप है जिसकी वजह से और महाद्वीप के बड़े बड़े देश से उसे जल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मित्रों हम जानते हैं कि जल जो अभी जल प्राप्त हो रहा है वो आगे जाके बढ़ती जनसंख्या के कारण जल का हमें मात्रा में उससे हमें बचाव करना चाहिए। क्योंकि आगे जाके जितना जल अभी प्राप्त हो रहा है उतना जल आगे जाके हमको नहीं मिलने वाला। इसलिए हमें जल की उपलब्धता की समस्या को कम करना चाहिए ताकि जब आने वाले समय में हमें वो जल हम बचाव के लिए जो उपयोगिता कर रहे हैं वो कम कर सके और आगे जाके हमें वो अच्छे महत्वाकांक्षी और अच्छे प्रदान में प्राप्त हो सके। अब हम बात करें जल संसाधनों का संरक्षण। किसकी बात करते हैं? जल संसाधनों का संरक्षण। मित्रों जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाता है? हमको मालूम है कि जल काफी तेजी से खत्म होते जा रहा है, इसलिए हमें इसका संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। क्योंकि संरक्षण नहीं करेंगे तो उसकी खपत हमें आने वाले समय में बहुत पड़ने वाली है। इसलिए नहरों की जो हम
खेती के लिए जो नहरें, सिंचाई के लिए, फसल उगाने के लिए जो नहरें उपयोग करते हैं, नहरें पक्की करनी चाहिए। क्योंकि जब नहरों कच्ची होती है तो काफी जगह से वो टूट जाती है। टूट जाने की वजह से जल अलग अलग प्रकार में बह जाता है जो किसी काम का नहीं होता है। इसलिए नहरें पक्की करनी चाहिए ताकि जो जल नहरों से बहता है वो टूटे नहीं, या पानी जल अलग अलग प्रकार के बहना चाहिए। क्योंकि ये ठीक से पक्की नहीं होती इसलिए वो बह जाता है पानी। वाष्पीकरण के जल होते हैं उसे हमें संग्रहित करना चाहिए। रोकने के स्पिलिंग करो से हमें उसे रोकना चाहिए। जो वाष्पीकरण का जल हमें प्राप्त होता है उसे हमें स्पिलिंग करो से रोकना चाहिए। एवं जो हम खेती करने के लिए जो फसल उगाते हैं उसमें टपक सिंचाई पद्धति एवं ड्रिप अथवा टपक पद्धति का हम उपयोग कर सकते हैं, जिससे खेती अच्छी प्राप्त होगी और खेती की आवश्यकताओं को हम अच्छे से उसे हम ले सकेंगे और जल काफी कम मात्रा में उसका उपयोग होते जाता है। मित्रों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। मित्रों, जो हमने बात की जल संरक्षण संसाधनों की, इसलिए हमें सिंचाई की ये टपक पद्धति एवं ड्रॉप पद्धति का उपयोग करके अच्छे से अच्छा जल हम उसको बचा सकते हैं और जल को हम काफी मात्रा में उससे प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, हम जानते हैं प्राकृतिक वनस्पति में क्या होता है। जब अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक पौधे एवं जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जो जैसे कि अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं और अलग अलग प्रकार के वन होते हैं, जिससे हम ये बात करते हैं। जैसे कि प्राकृतिक में क्या होता है, जैसे कि रेशम के कीड़े, जो रेशम होता है, रेशम के कीड़े जो रेशम के कीड़े होते हैं उससे हमें रेशम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? रेशम के कीड़े से हमें रेशम प्राप्त होता है। ये प्राकृतिक जो प्रक्रिया है वो हमें प्राप्त होती है। प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या होता है, जो वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति में हम देखें तो वनस्पति एवं वन्य जीवन बहुअमूल्य संसाधन है, जिसे हमें, जैसे कि वनस्पति अलग अलग प्रकार की वनस्पति होती है। जैसे हमारे कोई रक्षण के लिए, जैसे कि तुलसी और वनस्पति की बात करें तो अलग अलग प्रकार, जो तुलसी वनस्पति है वो सर्द एवं खास के दिनों में हमें काम आती है। और वन्य जीवन की बात करें तो वन्य जीवन में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं जो हमें अलग अलग प्रकार के, हमें वो घरेलू जीवन में एवं संसार में वो हमें काम आते हैं। जैसे हम बात करें इमारती लकड़ी और प्राणियों को आकर्षित करते हैं। इमारती लकड़ी जो वन होते हैं उसमें इमारती लकड़ी एवं प्राणियों के चरण के लिए भी हमें वो प्राप्त होते हैं। और वनों से हमें जो सांस लेने में मदद करती है ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन भी हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमें वन्य जीवन एवं वन जीवन काफी बहुत मात्रा में प्राप्त होता है। जैसे कि हम बात करें तो जो वन्य जीवन होते हैं उससे हम फसल भी उगा सकते हैं। इसमें छोटी छोटी फसल, छोटे छोटे घास एवं अलग अलग प्रकार के, जैसे कि प्राणियों को भी आकर्षित करता है और हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त करता है। इसमें हम अलग अलग फसल, जैसे औषधीय पौधे भी लगा सकते हैं और वहां से हमें तेल, गोंद और फसल उगाने के लिए मुद्दा, वो सब हमें वन्य जीवन और वनस्पति में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमें जो जैसे कि प्राणी होते हैं, जो वन्य जीवन में प्राणी होते हैं, पशु प्राणी, उससे हमें जैसे कि जीव जंतु होते हैं, प्राणी होते हैं
ये सबसे हमें अलग अलग प्रकार के हमें फायदेमंद साबित होते हैं। जैसे पशु से हमें मांस, खाल, दूध, इन सब चीज वस्तुओं का हमें प्राप्त होती है। और वहां पर जीव जंतु में पक्षी भी होते हैं, पक्षी जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं, अलग अलग प्रकार के वन्य जीवन में उसे शामिल किया जाता है। और मधुमक्खी हमें सेहत भी देती है, जैसे कि मधुमक्खी हमें सेहत देती है। मधुमक्खी हमें सेहत देती है। ये वन्य जीवन का अलग अलग प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं और अलग अलग प्रकार से हमें फायदेमंद साबित होते हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। मित्रों, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग प्रकार से हुआ है और तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तापमान और आर्द्रता। तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। मित्रों, जो प्राकृतिक वनस्पतियों का वितरण होता है वो तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। विश्व की वनस्पतियों 4 भागों में बांटी हुई है। विश्व की जो वनस्पति है वो कितने भागों में बांटी हुई है? 4 भागों में बांटी हुई है। जैसे कि वन, घासस्थल, गुल्म और टुंडा। वन, घासस्थल, गुल्म और टुंडा। गुल्म और टुंडा। ऐसे वन, घासस्थल, गुल्म और टुंडा विश्व की जो वनस्पति है वो 4 भागों में बांटी हुई है। मित्रों, ऐसे हम बात करें तो ये 4 में, जैसे कि वन में क्या आता है, वो शंकुधारी वन होते हैं, जैसे कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग आबोहवा के रूप में ये वन हमें प्राप्त होते हैं। और घासस्थल, जहाँ पर शुष्क प्रदेश होता है, कम वर्षा होती है और बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच में नीचे जो घासस्थल उगता है वहां पर घासस्थल होते हैं। घासस्थल में तो कहीं कहीं इस जगह पर होता है जहां पर, क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश कम मिलता है और बड़े बड़े वनों के बीच में जो छोटे छोटे जगहों पर घासस्थल हमें पाए जाते हैं। और गुल्म और टुंडा, जैसे टुंडा प्रकार की वनस्पति में क्या होता है, वो बर्फीले प्रदेश में, और गुल्म और इसे जैसे कि शुष्क प्रदेश होता है, जो मरुस्थल जैसा प्रदेश होता है, वहां पर भी ऐसे अलग अलग प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। जो कांटेली वनस्पति होते हैं वो झाड़ियां, कांटेली झाड़ियां भी मरुस्थल में पाई जाती है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से वनस्पति का वितरण हुआ है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। मित्रों, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण करना हमारा नैतिक मूल्य है। कैसा मूल्य है? नैतिक। और हमें प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि ये हमें काफी फायदेमंद साबित होते हैं। वनस्पति हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार से, जैसे हम सोच भी नहीं सकते, इस अलग अलग प्रकार से वनस्पति को हमें फायदेमंद साबित होती है। और वन्य जीवन में हम बात करते हैं, हमें आगे हमने देखा कि वन्य जीवन में जो पशु पक्षी होते हैं वो खाल, जैसे कि पशु खाल, दूध, मांस, उसकी चमड़ी, वो अलग अलग प्रकार से हमें वो प्राप्त होते हैं। और उन, जैसे कि बकरी होती है, जंगली बकरी, जंगली घेटा, ये वैसे हमें भेड़िया, वो हमें उनके लिए भी साबित। बर्फीले प्रदेशों में ऊन हमें काफी अच्छा साबित होता है, वो भी हमें एक वन्य जीवन से भी मिल सकता है। उसका संरक्षण हमें करना चाहिए। वन्य जीवन संरक्षण करने के लिए CITES
ये एक संस्था चालू की है जिससे वनों की सुरक्षा एवं वन्य जीवन की सुरक्षा और वनस्पतियों की सुरक्षा करने के लिए देख रेख करती है। और जो अलग अलग प्रकार के वन्य जीवन है जैसे कि लुप्त हो रहे हैं और उसे संरक्षण के लिए अलग अलग प्रकार के स्थल में रखने चाहिए, वो वहां पे ये सब देख रेख करती है। CITES जो कम संस्था है, ये काफी अच्छी तरीके से हमारे देश में वन्य जीवन एवं संरक्षण का जो पशु के लिए काम करती संस्था है। इससे पशु को रहने के लिए उद्यान बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, પછી नेशनल पार्क, बाद में नेशनल पार्क। ये संस्था के द्वारा सब कुछ हैंडल किया जाता है और इसके वजह से जैसे कि नेशनल पार्क होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, इससे पशुओं को अच्छी तरह से उसे रहने के लिए, खाने पीने के लिए और उसे अच्छा व्यवहार और जीवन मिल सके, इसके लिए वो संस्था काम कर रही है, जिससे प्राणी एवं जीवन के प्राकृतिक वनस्पति के हम संरक्षण कर पाए। मित्रों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।